जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं। टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा इजी सा सिंपल सा जो है वो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू लॉ ऑफ ट्रीटीज़। इससे पहले भी आपको पता है कि ट्रीटी बेसिकली होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो नेशंस हैं, स्टेट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके दरमियान कोई जो एग्रीमेंट है उसको आप ट्रीटी का नाम देते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज़ सिंध तास मुआहिदा बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसकी खिलाफ वर्जी जो है राइट नाउ इंडिया जो है वो कर रहा है और पाकिस्तान ने आगे से कहा है कि जिसने हमारे पानी की तरफ आंख उठा के देखी हम उसकी आंख निकाल देंगे। ठीक है, तो ट्रीटी बेसिकली जो है उसको इंटरनेशनल लॉ में बड़ी रिकग्निशन होती है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो भी एग्रीमेंट करती हैं उसको इंटरनेशनल लेवल का जो है वो दर्जा मिलता है और ऑनवर्ड्स बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी उन ट्रीटीज़ को जो है वो फॉलो करते हुए, जैसे प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाता है और उन जैसे नए प्रेसिडेंट्स बनते हैं वैसे ही ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इंटरनेशनल लॉ का वन ऑफ द फंडामेंटल सोर्स भी है ट्रीटी। ठीक है, सो दैट्स वाई ट्रीटी इज़ ऑफ मच इंपॉर्टेंस इन द स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, जब उसके सोर्सेज की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रीटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। तो ट्रीटी के बारे में आज पढ़ते हैं कि ट्रीटी होता क्या है, किस तरह से ट्रीटी बनता है, ट्रीटी की डिफरेंट काइंड्स कौन सी हो सकती हैं, ट्रीटी जो है उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ट्रीटी की डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स कौन कौन सी, नाम कौन कौन से हैं, काइंड्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से कोई ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें आज के क्वेश्चन का हिस्सा होंगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी, अ ट्रीटी इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट इज़ लीगली बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि दो या दो से ज़्यादा अगर कोई कंट्रीज़ हैं तो उनके दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि उन दोनों पे बाइंडिंग होता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो ट्रीटी है, सिंध तास मुआहिदा है 1960 का, ये दोनों स्टेट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, दोनों ने इसको फॉलो करना है। अगर कोई स्टेट जो है इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो उसको इंटरनेशनल लॉ में जवाबदेह होना पड़ेगा, उस पर इंटरनेशनल लॉ की तरफ से जो है वो पाबंदियाँ लग सकती हैं। लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जिसमें पाकिस्तान ने इस मसले को हाईलाइट किया और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की कुत्तो कुत्ती हो रही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट हेल्प्स नेशंस कोऑपरेट ऑन इश्यूज लाइक ट्रेड, पीस एंड द इन्वायरमेंट। तो ये जो ट्रीटीज़ हैं ये जो नेशंस हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, मतलब डिफरेंट जो स्टेट हैं उनकी इन ट्रीटीज़ से हेल्प होती है ताकि वो आपस में कोऑपरेट कर सकें, ताउन कर सकें। ठीक है, ऑन इश्यूज़ लाइक ट्रेड, अगर कोई ट्रेड का मसला है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया तो उसको ट्रीटी के तहत जो है वो हल किया जा सके। अगर कोई अमन का मसला चल रहा है, मतलब को पीस की जो सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो उस पर कोई ट्रीटी कर लें, को मुआहिदा कर लें, एक पेज पे आ जाए। राइट नाउ ईरान और यूएसओ को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। दोनों जो है वो जंग लड़ रहे हैं और दोनों की जंग की वजह से पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर हो रही है। ऑयल प्राइसेस जो है वो आपको पता कहाँ से कहाँ चली गई है पूरी दुनिया भर में, और सिचुएशन क्या से क्या होती चली जा रही है, और इवन कि थर्ड वार का जो है वो जिक्र हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में उनको कोई अमन से रिलेटेड ट्रीटी करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ट्रीटीज़ क्या करते हैं, ट्रीटीज़ बेसिकली अमन कायम करने में, ट्रेड से रिलेटेड कोई दो नेशंस का डिस्प्यूट है उसको हल करने में, पानी से रिलेटेड कोई मसला है दो नेशंस का उसको हल करने में, ये स्टेट्स की मदद करते हैं ताकि वो कोऑपरेट कर सकें, ताउन के साथ आगे बढ़ सकें। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है, रिलेशंस जो है वो स्टेट्स के जो है वो कायम रहते हैं और दुनिया भर में एक अमन की फिजा जाती है और पूरी दुनिया जो है वो इक्वली आगे बढ़ती है। कहते हैं वंस साइंड एंड अप्रूव्ड countries must follow the agreed rules to maintain trust and cooperation in international affairs। कहता है जब कोई ट्रीटी को आप साइन कर देते हैं, जब किसी ट्रीटी को आप अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद जैसे कोई लॉ आपके ऊपर बाइंडिंग होता है, सेम लाइकवाइज इस ट्रीटी की तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर बाइंडिंग होती हैं, लागू होती हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है। ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म ट्रीटी, कि ट्रीटी को इंटरप्रेट आप किस तरह से कर सकते हैं। कहता है जी, अ ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ which creates legal rights and obligations. Let's suppose we have state A and we have a state B। ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं
और इन दो स्टेट्स के दरमियान एक मुआहदा हो जाना, एक एग्रीमेंट हो जाना, और उस एग्रीमेंट को आपका इंटरनेशनल लॉ जो है वो गवर्न करेगा, तो इसको आप ट्रीटी कहते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान है, इंडिया है, इन दोनों के दरमियान सिंध तास मुआहदा हो गया 1960 का, पानी से रिलेटेड जो मसला था, ठीक है, वो ट्रीटी साइन हो गया। अब उस ट्रीटी को गवर्न कौन कर रहा है? आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्यों गवर्न कर रहा है? क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की दो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ उसमें जो है वो इंटरफेयर करेगा, तो ये आपके पास ट्रीटी कहलाता है। सेम लाइक वी हैव डेफिनेशन ऑफ ट्रीटी। तो वीना कन्वेंशन है, आर्टिकल उसका 2 है, 1969 की एक कन्वेंशन है ये, इसमें ट्रीटी को डिफाइन किया गया है। कहते जी ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ। वही बात है कि ट्रीटी एक ऐसे एग्रीमेंट का नाम है जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान होता है, और इंटरनेशनल लॉ इसको बैक करता है, इंटरनेशनल लॉ इसको गवर्न करता है, इंटरनेशनल लॉ इसको वैलिडेशन देता है, इंटरनेशनल लॉ इसको रिकग्निशन देता है, तो इसको आप ट्रीटी कहते हैं। अगर सो फार इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन क्लियर है तो थम्स अप करते हैं। देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटीज़। तो विदाउट एनी डाउट जितनी मैंने आपके साथ सो फार डिस्कशन की है, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रीटी किस कदर अहम है, ट्रीटी किस कदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक जो ट्रीटी है वो दो स्टेट्स के आपस में रिलेशंस को गवर्न करने के काम आता है, दो स्टेट्स के आपस में कोऑपरेशन तावन को आगे बढ़ाने में काम आता है, दो स्टेट्स के आपस में जो ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के काम आता है। सो दैट्स वाई ट्रीटी इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस, इसकी इंटरनेशनल स्फेयर में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। आफ्टर देन वी हैव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रीटीज़, यानी जो ट्रीटी होता है उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलके आपका एक ट्रीटी बनता है। सबसे पहले पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज वी हैव पाकिस्तान एंड इंडिया, तो मतलब पार्टीज़ का होना ज़रूरी है सबसे पहले ट्रीटी के लिए। नंबर सेकंड पे एग्रीमेंट, और उन दो पार्टीज़ का किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाना, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, इनके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट था और उस डिसएग्रीमेंट को लेके इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया है, किसी मुआहदे तक ये पहुंच गए हैं, ठीक है। तो नंबर सेकंड पे ये इंग्रेडिएंट है। नंबर थर्ड पे है रिटन फॉर्म। ये जो ट्रीटी होगा ये हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिसएग्रीमेंट था, एग्रीमेंट हो गया, तो अब इस एग्रीमेंट को आपने इन राइटिंग लेके आना है, तहरीरी फॉर्म में लेके आना है, ताकि ऑनवर्ड्स जो है वो उसको आप इम्प्लीमेंट करवा सकें थ्रू इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। नंबर थर्ड पे ये इंग्रेडिएंट है। नंबर फोर पे है लीगली तौर पे बाइंडिंग होगा। जैसे आपकी रियासत का बनाया हुआ कानून आपके इंडिविजुअल्स पे बाइंडिंग होता है, सेम लाइकवाइज जब इंटरनेशनल स्फेयर में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान कोई ट्रीटी हो जाता है तो ये भी क्या होता है, बाइंडिंग होता है लीगली तौर पे उन पार्ट पे। ये नंबर फोर पे इंग्रेडिएंट। नंबर फाइव पे है फ्री कंसेंट। ये जो आपका ट्रीटी होगा ये विद फ्री कंसेंट होगा, लाइक आप किसी दूसरी कंट्री को प्रेशराइज करके उसके साथ ट्रीटी साइन नहीं कर सकते। इसमें दोनों पार्टीज़ एग्री होंगी, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी शामिल होगी, दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जो है वो कंसेंट शो करेंगे, तो उनकी फ्री कंसेंट के साथ ही आप जो है वो ट्रीटी कर सकते हैं, कोई मुआहदा उनके साथ साइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी ट्रीटी के, जो कि किसी भी ट्रीटी में होने चाहिए। आफ्टर दिस वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटीज़, कि ट्रीटीज़ का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मकसद क्या होता है, ट्रीटी को बनाने का एम क्या होता है। कहता जी द मेन ऑब्जेक्ट या मेन एम ऑफ द ट्रीटीज इज टू क्रिएट क्लियर रूल्स एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज। दे हेल्प मेंटेन पीस, स्ट्रेंथ, कोऑपरेशन एंड सॉल्व ग्लोबल इशूज लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी एंड द एनवायरनमेंट फेयरली एटसेट्रा। तो सिंपली क्या है जी कि जो आपका ट्रीटी है उसको आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि दो जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है, ताउन है, ठीक है, और उनके दरमियान जो पीस है उसको मेंटेन कर सकें एंड ऑल दैट। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रीटी होते हैं या एम्स होते हैं किसी भी ट्रीटी के। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर किसी भी जो कोई भी जो ट्रीटी है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी ट्रीटी के। तो आसान अल्फाज में सबसे पहले मेंटेन पीस, यानी ट्रीटी की वजह से
दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान क्या होता है, पीस कायम हो जाता है। नंबर सेकंड पे सेट लीगल रूल्स, ट्रीटी की वजह से दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान किसी ख़ास मसले पे कोई ख़ास लीगल रूल्स जो है वो सेट कर दिए जाते हैं, रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू बॉर्डर्स, रिलेटेड टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट, रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एट्सट्रा। तो किसी भी तरह का कोई अगर डिस्प्यूट है, कुछ भी है बिटवीन द कंट्रीज़, बिटवीन द स्टेट्स, तो ट्रीटी की वजह से क्या होता है कि उस मसले के हवाले से कुछ लीगल रूल्स जो है वो सेट हो जाते हैं। तो ये भी वन ऑफ द फंक्शन। देन है प्रमोट कोऑपरेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान ताउन जो है, बाहमी ताउन जो है उसको जो है वो बढ़ाना, ये भी वन ऑफ द फंक्शन है ट्रीटी का, ठीक है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, treaties provide peaceful ways to settle conflicts between countries, often through international courts or arbitration, avoiding violence and misunderstandings, ठीक है। दो से ज़्यादा अगर स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया है किसी ख़ास मसले पे, तो उस मसले को हल करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए ट्रीटी कर लिया जाता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है कि ये डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए काम आता है, ठीक। देन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखते हैं कि 1945 में जब आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद फिर क्या हुआ है कि तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट चार्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी साइन किए, डिफरेंट चार्टर्स बनाए ह्यूमन राइट्स को लेके। जैसे प्रीवियसली आप पढ़ के भी आए हैं UDHR, ICCPR, ICSER, ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड चार्टर्स हैं जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, तमाम तर ममालिक ने तस्लीम किया है कि इनको फॉलो करते हुए हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने अपने सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द फंक्शन है ट्रीटीज़ का, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के ट्रीटीज़ के फंक्शंस हमने स्टडी कर लिए। आफ्टर दिस वी हैव बेसिस, ये जो ट्रीटी हम पढ़ रहे हैं कि ट्रीटी से क्या मुराद है एंड ऑल दैट, ये ट्रीटी किस चीज़ पे बेस करता है। बेसिकली एक मैगजिम है जिसको हम बोलते हैं पैक्टा संट सर्वंडा। ये कह लें कि मैगजिम है, इसकी फॉर्म ये है पैक्टा संट सर्वंडा, और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहेंगे कि जो प्रॉमिस है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो एग्रीमेंट है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर दो लोगों ने आपस में कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मतलब उसको पूरा करना चाहिए। इसको आप मैगजिम के तौर पे कहते हैं पैक्टा संट सर्वंडा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे ट्रीटी की जो है वो बेस है पैक्टा संट सर्वंडा पे, कि अगर आपने कोई ट्रीटी साइन किया है तो उस ट्रीटी की आपने रिस्पेक्ट करनी है, दोनों नेशंस ने उसको फॉलो करना है, उसको बाइंडिंग समझ के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके चलना है, उसको ब्रीच नहीं करना है, ठीक है। तो इस बेस पे आपका ट्रीटी का जो कंसेप्ट है बेस करता है। कहते हैं जी द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ट्रीटीज comes from the principle pacta sunt servanda, which means agreements must be followed in good faith। मतलब जो agreements आपने कर लिए हैं then उनको आपने good faith में फॉलो भी करना है, यानी जो प्रॉमिस कर लिया है उसको निभाना भी है। यहाँ पे क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एक हफ्ते बाद जो है वो मोहब्बत, दूसरे हफ्ते बाद जो है वो गिफ्ट, तीसरे हफ्ते बाद जो है मकसद पूरा, और चौथे हफ्ते बाद अब्बू नहीं मान रहे। तो अगर आपने किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है तो कोशिश करें कि उसको पूरा करें, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें पैक्टा संट सर्वंडा, प्रॉमिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो प्रॉमिस किया तो उसको निभाएं। एनी हाउ वंस कंट्रीज साइन अ ट्रीटी, एक दफ़ा अगर किसी कंट्री ने कोई ट्रीटी साइन कर दिया है, दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू ओबे इट्स रूल्स। तो मतलब उस ट्रीटी की जो भी रूल्स हैं उसको ओबे करने की पाबंद है वो पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रीटीज, ट्रीटी को डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता है, डिफरेंट नाम हो सकते हैं, 20-25 भी गिनवा देंगे, लेकिन हमने 4 से 5 यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्वेश्चन की लेंथ के मुताबिक। ट्रीटी को आप कन्वेंशन का भी नाम देते हैं, समहाउ एग्रीमेंट का भी नाम देते हैं, प्रोटोकॉल का भी नाम देते हैं, पैक्ट का भी नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट इसके नाम हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी जो है वो फॉर्म कैसे हो सकता है, किस तरह से कोई ट्रीटी जो है बनाया जा सकता है। सबसे पहले निगोशिएशन, मतलब जिन दो कंट्रीज़ का कोई मसला था उन्होंने आपस में निगोशिएट कर लिया। लेट्स सपोज ए का
बी का ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, ये दोनों कंट्रीज बैठ के इन्होंने मसला हल कर लिया, निगोसिएशन हो गई। जब निगोसिएशन हो गई है तो उस निगोसिएशन को इन राइटिंग लाना ये ज़रूरी है देन, तो यानी उसको ड्राफ्ट करना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। तो जो भी निगोशिएट हुआ है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी डिसाइड हुई हैं, ए ने कहा मैं ये करूँगा, बी ने कहा ये करूँगा, मिल मिला के वो एक पेज पर पहुँच गए हैं, तो जो भी आपका डिसाइड हुआ उसको ड्राफ्ट कर लें, लिख लें, तहरीर कर लें। पहली स्टेज क्या है कि निगोशिएशन का हो जाना, दूसरी स्टेज क्या है कि जो भी निगोशिएट हुआ आपका आपस में उसको आपका तहरीरी फॉर्म में लिख लेना। तो कहता है जी द एग्रीड टर्म्स आर रिटन इनटू फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जो भी आपने एग्री किया आपस में उसको आप रिटन तौर पे जो है वो लिख लेंगे। द वर्डिंग मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज, जो वर्डिंग है क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि ये जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं इसके बदले में आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कर लिया आपने। जब ड्राफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के साइन आ जाएंगे, एक तरफ ए स्टेट साइन कर देगी, दूसरी तरफ बी स्टेट साइन कर देगी। ठीक है, साइनिंग के बाद रेक्टिफिकेशन है, कहता है ईच कंट्री ऑफिशियली अप्रूव्स द ट्रीटी थ्रू इट्स ऑन लीगल प्रोसेस। ठीक है, दिस स्टेप मेक्स द ट्रीटी लीगली बाइंडिंग फॉर दैट कंट्री। जब साइन आपने कर दिया है तो आपने उसको रेटिफाई करना है। रेटिफाई मतलब कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी के अंदर जो भी टर्म्स मेंशन की गई हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वी विल फॉलो दैम। ठीक है, हम उनको फॉलो करके चलेंगे। रेटिफाई कर दिया और देन उसकी इन्फोर्समेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद वी हैव काइंड्स ऑफ ट्रीटीज, कि ट्रीटी कितनी तरह के होते हैं, काइंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बाइलैटरल ट्रीटी, नाम से जाहिर है, जिसमें दो स्टेट्स आपकी इन्वॉल्व होंगी। कहता है दीज आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, यानी ए एंड बी, सिर्फ दो कंट्रीज हैं, दो स्टेट्स हैं, उनके दरमियान अगर कोई ट्रीटी साइन हुआ है तो उसको हम बोलेंगे बाइलैटरल ट्रीटी। जिसमें मिसाल है द पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 2006 विच प्रमोट्स ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने 2006 में एक ट्रीटी कर रखा है जिससे उन्होंने ट्रेड का अपना मसला हल किया हुआ है। तो ये बाइलैटरल ट्रीटी की वन ऑफ द एग्जांपल है। देन वी हैव मल्टीलैटरल ट्रीटीज़, नाम से ही जाहिर है जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा आपकी जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज़ द यूनाइटेड नेशन चार्टर विच इस्टेब्लिश द रूल्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग द मैनी कंट्रीज। बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो है वो इस ट्रीटी का हिस्सा हैं, द यूनाइटेड नेशन चार्टर का। आफ्टर देन वी हैव लॉ मेकिंग ट्रीटीज़। कुछ ट्रीटीज़ ऐसे होते हैं कि जिनसे लॉ मेकिंग होती है, मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रिकग्नाइज होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। कहते हैं जी दीज क्रिएट्स न्यू इंटरनेशनल लॉज, इनके ज़रिए नए इंटरनेशनल लॉज बनते हैं दैट अप्लाई टू मैनी नेशंस, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो है एप्लीकेबल होते हैं। दे सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक वॉर, ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल लॉज एट्सेट्रा। तो इनमें कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, वॉर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रीटीज़ होते हैं जो कि लॉ की शक्ल में होते हैं, लाइक पूरी दुनिया में उनको फॉलो किया जाएगा। जैसे कि जिनीवा कन्वेंशन है विच सेट द रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स एंड सिविलियंस, कि जब कोई जंग होगी, जंग के दौरान जो वॉर प्रिजनर्स होंगे उनको कैसे डील करना है, इसका सारा प्रोसेस जिनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है। ये वन ऑफ द ट्रीटी है जिसको आप रिस्पेक्टेडली फॉलो करते हैं। देन है कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटीज़। ठीक है जी, दीज ट्रीटीज़ डील विद द स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज सच एज डिफाइनिंग बॉर्डर्स और रिसोर्सेज शेयरिंग। जैसे पाकिस्तान का भी वो है पानी से रिलेटेड। ठीक है, तो द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच रेगुलेट्स द वाटर शेयरिंग फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडस रिवर से रिलेटेड सिंतास मुआहिदा जो है हमारा 1960 का, यानी जिसमें ख़ास किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड आप बात कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटी। ठीक है, जिसमें मिसाल पाकिस्तान इंडिया के ले लें। देन कुछ पॉलिटिकल ट्रीटीज़ हो सकते हैं एंड ऑल दैट। टर्मिनेशन किस तरह से हो सकती है कि एक्सपायरेशन मतलब जितना टाइम था, लेट्स सपोज ये ट्रीटी 10 साल के लिए फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो 10 साल गुजर गए, एक्सपायर हो गया। उसके बाद है म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत आप किसी ट्रीटी को ख़त्म कर दें, मतलब किसी टाइम पे बनाया था, अब हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर म्यूचुअल कंसेंट के साथ ख़त्म कर दें। ब्रीच ऑफ टर्म्स, अगर एक कोई स्टेट है वो उस ट्रीटी की ब्रीच कर देती है तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली जो है वो मसला जंग की तरफ निकल जाएगा या लड़ाई झगड़े की तरफ निकल जाए। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जिस पर्पस के लिए ट्रीटी किया गया था वो पर्पस
जो है वो अकम्पलिश हो गया, ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट हो गया। ये डिफरेंट जो है वो मोड्स हैं, मेथड्स हैं टर्मिनेशन के। एंड लास्ट में वी हैव कंक्लूजन। ये था हमारा आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रीटी, लॉ ऑफ ट्रीटी, जिसको हमने पढ़ा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में इसकी बड़ी अहमियत है। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो थम्स अप लाजमी करके रहिएगा, अगर नहीं आया तो थम डाउन करके चले रहिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।